हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग क्यों देखते हैं। ये आपका एम लक्ष्मीकांत का मैं एक थोड़ा सा नोट्स बनाया हूँ नीति आयोग के बारे में। वहाँ से जितना भी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट निकल सकता है ऑनलाइनर, उसको मैं निकाल के यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। और उसी तरह से आपका NHRC का लिखा हूँ, ठीक है। ये NHRC, तो ये दोनों के बारे में मैं क्यों बोल देता हूँ फटाक से। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले नीति आयोग में आपका फुल फॉर्म कभी कभी दे देता है, तो आपको याद रखना है इंस्टीट्यूशन और ट्रांसफॉर्मिंग, ये कीवर्ड है। जब ये फुल फॉर्म लिखेगा नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो जो भी है बस आपको यहाँ पे ध्यान देना क्या है, इंस्टीट्यूशन और ट्रांसफॉर्मिंग पे। और ये 1 जनवरी 2015 को बनता है। इसका चेयरपर्सन जो होते हैं PM होते हैं, हेड वही होते हैं, और CM भी होता है इसमें। यूटी का स्टेट का CM होता है। जहाँ पे आपका लेजिस्लेचर नहीं रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, तो वो रहेगा यूटी का, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कि ये जो नीति आयोग है वो एक्चुअली एडवाइजरी बॉडी है। नीति आयोग जो है आपका नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, या स्टैचुटरी है, ठीक है, नॉट स्टैचुटरी है। और ये हम बोल सकते हैं कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये चीज़ें हैं। ये क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसा जी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब जो नॉट क्रिएटेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएटेड नहीं होता उसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। या हम बोल सकते हैं कि क्या है, ये नॉन स्टैचुटरी है बॉडी। तो ये नॉट बाई पार्लियामेंट, कोई पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू नहीं बना, इसलिए। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। और आप देख सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन जो 1950 में आया था उसी के बदले में ये बना था। इसी के बदले में आया, और किसी नियोगी के थ्रू ही आप प्लानिंग कमीशन को देख सकते हैं। और जो प्लानिंग कमीशन में अगर आप देखते हैं तो देखिए, प्लानिंग कमीशन से पहले आपको थोड़ा सा एक बात बताते हैं कि जैसे नीति आयोग, उसमें थोड़ा सा और जाइएगा ना, तो जैसे वाइस चेयरपर्सन जो होता है नीति आयोग का, वो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के बराबर होता है। इसके और भी जो मेंबर है स्टेट मिनिस्टर के बराबर के रैंक के बराबर होते हैं। पार्ट टाइम जो है इसमें मैक्सिमम 2 लोग को, मतलब देखिए इतना आपको इतना नहीं जानना कि 100% मैक्सिमम 4, तो खैर छोड़िए, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो जा रहा है ये। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिप्टी चेयरपर्सन जो है प्लानिंग कमीशन का, वो एक्चुअली 5 ईयर के लिए बनता है। और इसको कौन चुनता है जी, तो कैबिनेट मिनिस्टर ही चुनता है ये डिप्टी चेयरपर्सन जो प्लानिंग कमीशन कराता था। इस हिसाब से ये होता था, ठीक है। और ये एडवाइस देता है सेंट्रल स्टेट को। एक्चुअली जो नीति आयोग है वो सेंट्रल स्टेट को इसी के लिए तो लाया था, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए लाया था। फेडरलिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये क्यों आया, क्योंकि नॉट वन साइज फिट्स ऑल, एक ही तरह का सिस्टम, एक ही तरह का सब चीज़ सबके लिए फिट नहीं हो सकता। तो ये टुवर्ड्स स्टेट का पार्टिसिपेट किया, ठीक है, इस तरह से। और तो ठीक है, ऊपर का तो जितना पॉइंट था मैंने आपको सारा कलेक्ट कर ही दिया हूँ। यही सारा मेन छोटा छोटा पॉइंट इसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर रबर स्टैम्प भी कहीं कहने को मिलता है। सुपर कैबिनेट, पैरेलल कैबिनेट, फिफ्थ व्हील ऑफ कोच, ये सारा इसी को देखने को मिलेगा नीति आयोग का। संथाम जो था वो बोला था कि यूनिटरी बोला इसको, ठीक है, प्लानिंग कमीशन को यूनिटरी बोला था वो, कि ठीक है भाई वो यूनिटरी है, एक सेंट्रल टाइप का ही है। हाँ, और ये तो आपका सेंट्रल स्टेट दोनों हो जाता है। फोर्थ फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन थे, PV राजमन्नार। तो ओवरलैपिंग फंक्शन बताए थे ये, ठीक है। एक छोटा छोटा पॉइंट ये भी आप बैक ऑफ माइंड में रख सकते हैं। फिर आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, अच्छा छोड़िए ये सब। डिलाइट पॉलिसी, देखिए डिजाइनिंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, यही सब तो करता है ना ये। फिर फोस्टर आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड एवोलुएट करता है ये। थिंक टैंक एंड इनोवेशन हब, ये सब सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगा आपको नीति आयोग में। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंडस्ट्री, NGO। देखिए उसके बाद अब कुछ पॉइंट और यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये बीच वाला तो आप कट भी कर सकते हैं, मेनली ऊपर वाला ही पॉइंट जो छोटा छोटा था, कब आया क्या है नहीं है वो याद रखना है। NDC देखिए आप, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में बनता है। इसका हेड PM होते हैं। इसमें भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है। CM जो होता है आपका स्टेट का भी होता है, UT का भी होता है। और नीति आयोग भी मेंबर होता है NDC का, समझे। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी मेंबर होता है NDC का, समझे। तो ये सारा हो गया। PM इसका चेयरपर्सन है, यानी मेंबर है इसका, और साथ साथ ये भी मेंबर है CM जो है UT का, स्टेट का। तो आप यहाँ NDC भी समझ रहे होंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा 5 ईयर प्लान देख लीजिए। जैसे 5 ईयर प्लान जो आया, तो वो 5 ईयर प्लान सबसे पहले कहाँ, यूनियन कैबिनेट में जाता है। वो यूनियन कैबिनेट से फिर NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स, वो एक्सेप्ट इसको करेगा, ठीक है। और वो एक्सेप्ट करके आगे भेजता है पार्लियामेंट में, तो फिर अप्रूव हो जाता है। और उसके बाद जो सिस्टम होना रहता है वो होता है। और पार्लियामेंट जो है हाईएस्ट बॉडी आफ्टर पार्लियामेंट कौन है, NDC था। NDC है मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और NDC जो है एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। ब्रिज या लिंक करने का काम करता है सेंट्रल स्टेट में। और ट्वाइस एवरी ईयर इस चीज़ को आप देखिएगा तो देखने को मिलेगा, मतलब समझ रहे हैं, ट्वाइस एवरी ईयर मतलब मीटिंग हुई है।
तो इस तरह से ओवरऑल जितना फैक्ट निकल सकता था नीति आयोग के बारे में मैंने आपको एक तरह से राइट डाउन किया हूँ, तो आपको मैं बता दिया। बाकी चलिए थोड़ा सा और NHRC देख लेते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये जो है इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, ठीक है। ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, और नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल है ये, 1993 में बना है। और इसमें आप थोड़ा सा पॉइंट देखिए यहाँ पे कि इसका जो चेयरपर्सन है, इसमें क्या होता है, एक चेयरपर्सन होता है और 5 मेंबर होता है। तो इसका जो चेयरपर्सन होता है वो या तो रिटायर्ड क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, या फिर आपका रिटायर्ड कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट जज होगा, यही होगा इसका चेयरपर्सन। और बाकी जो 5 मेंबर होते हैं वो कैसे होंगे, ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, ठीक है, वो चाहे वो रिटायर्ड हो या सर्विंग कर रहे हो वो होगा, या फिर रिटायर्ड या सर्विंग कर रहे हो हाई कोर्ट के जज का जो चीफ होगा, मतलब हाई कोर्ट में जो चीफ जज होता है वो। तो इस तरह से वो 5 मेंबर बनता है। तो ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना है, ये ऊपर का पॉइंट 3 याद रखना है, चेयरपर्सन और 5 मेंबर का इन्वॉल्वमेंट होता है, इतना याद रखिए। बाकी और थोड़ा इन डेप्थ में जाना है तो ये याद रख लीजिए। और 3 पर्सन जो होता है उसमें से एटलीस्ट एक वोमेन होती है, और इसका जो टेन्यूर होता है NHRC में जो मेंबर होते हैं उसका 3 ईयर या 70 ईयर होता है, जो भी पहले होगा वो टेन्यूर आ जाएगा। साथ एक ऑफिसो मेंबर होता है। तो ये थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा मैं बता दे रहा हूँ। बाकी और आप देख सकते हैं कि इसका रीअपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। जैसे टेन्यूर कंप्लीट फिर नहीं होगा, जैसे एक बार टेन्यूर कंप्लीट हो गया ना तो फिर इसका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, जो भी मेंबर इसमें चुना गया फिर से वो नहीं चुनाएगा। लेकिन एक बार टेन्यूर कंप्लीट नहीं हुआ, किसी वजह से हटा, तो रीअपॉइंटमेंट हो सकता है इसका। उसके बाद आप देखिए कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट जो करता है वो किस हिसाब से करता है, तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है। 6 मेंबर का कमेटी बनता है जिसमें PM हेड होता है। उस मेंबर में उस मेंबर में 6 मेंबर में कौन कौन होते हैं, तो लोकसभा का स्पीकर होता है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है, मतलब राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं, लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं वो होते हैं, अपोजिशन का जो मेंबर होते हैं, जैसे लोकसभा राज्यसभा में अपोजिशन जो होता है उस वो वाले मेंबर, होम मिनिस्टर, ये सारे मिल के मतलब 6 मेंबर का कमेटी बनता है जिसमें PM हेड होता है। ये प्रेसिडेंट इससे कंसल्ट करता है, तब जाके वो चेयरपर्सन का क्या करता है, चुनता है वो, ठीक है, जो चेयरपर्सन को चुनता है। लेकिन प्रेसिडेंट जो है चेयरपर्सन को चुन तो लेगा, लेकिन जब और जो बाकी बचा हुआ 5 मेंबर हैं तो उसको चुनने के लिए क्या होता है, चेयरपर्सन को चुनने के लिए तो ये 6 PM से पूछेगा ही, आपको पता है, यहाँ से कंसल्ट करता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट जो होता है वो कभी भी, लेकिन यहाँ पे एक बात देखिए, 5 मेंबर को जो चुनता है ना प्रेसिडेंट, तो वो सिर्फ केवल चेयरपर्सन से कंसल्ट करेगा प्रेसिडेंट। समझ में आया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। और ये सबसे नहीं पूछता है 6 मेंबर से, ये सिर्फ चेयरपर्सन को चुनने के लिए। लेकिन बाकी जो 5 मेंबर है उसको चुनने के लिए वो जो चेयरपर्सन चुना गया उस चेयरपर्सन से कंसल्ट करता है प्रेसिडेंट और चुन लेता है, समझे। और प्रेसिडेंट जो रिमूव करेगा ना मिसबिहेवियर पे, तो ऐसे नहीं कि तुरंत कर देगा, सुप्रीम कोर्ट में पहले उसका केस जाएगा, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है उस हिसाब से फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, वो अपना डिसीजन लेगा और हटा देगा। बाकी ये सबसे नहीं पूछेगा चेयरपर्सन वगैरह से, समझे, ऐसा होता है। बाकी आई थिंक मैं सारा कंसल्ट इसमें जो भी पॉइंट था छोटा छोटा आपको बता ही दिया हूँ। 3% एटलीस्ट एक वोमेन होती है, और वो वोमेन जानकार होने चाहिए, मतलब खैर आप समझ रहे होंगे, उतना तो आप समझ सकते हैं जब सवाल आएगा तो भी। और सिविल कोर्ट का सारा जो पावर होता है जुडिशियल कैरेक्टर रखता है, लेकिन यही है कि पनिश ही नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी वो दिया तो पार्लियामेंट में तो इसका मतलब आपको अगर खारिज भी नहीं कर सकता, इसका रिकमेंडेशन देखेगा, बताएगा क्या है नहीं है, और इस तरह से ही होता है इसका। और बाकी अब वहाँ पे मतलब अगर कुछ वो करना रहता है तो रीजनिंग देना होता है एक वैलिड, ठीक है, कि हाँ किस वजह से आप एक्सेप्ट नहीं किए, समझे। तो हाँ बस यही है छोटा छोटा पॉइंट। मार्शल पे 3 मंथ हो, ऐसे 1 मंथ होता है, 1 साल, ये सब थोड़ा सा और इन डेप्थ में आ जाता है तो उतना नहीं बताते हैं। लेकिन हाँ NHRC का ये छोटा छोटा पॉइंट है जो याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, एक थोड़ा सा मैं जो कलेक्ट किया था मैं आपको बता दिया, होप आपको समझ में आया होगा।